पिछली वीडियो में हमने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय करता है और उसे वहाँ पर एक गुलाम मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक काफूर, जो उसके साथ वर्षों तक रहता है और उसकी सेवा करता है और उसे हर जगह जीत दिलाता है। उसके मिलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक के बाद एक अनेक युद्ध जीतता जाता है। वह जहाँ भी युद्ध करता है वह जीत हासिल कर लेता है, क्योंकि उसने अपने गुलाम मलिक काफूर को सेनापति बनाया हुआ था। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की ओर जाता है। वह अपनी सेना भेजता है और 1321 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध होता है, जिसमें कि राजा हमीर देव से युद्ध होता है और उस युद्ध में हमीर देव के मंत्रियों और सेनापतियों ने गद्दारी की, जिसके कारण राजा हमीर देव को हार का सामना करना पड़ा और उसके किले की घेराबंदी कर दी गई और उसकी हत्या कर दी गई राजा हमीर देव की। इस प्रकार से इस जीत के कारण उस समय रणथंभौर को राजपूतों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था और उसको हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह सोचा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो और दुगुनी उत्साह के साथ युद्ध के मैदान में फिर से आगे बढ़ने लगा। फिर 1303 ईस्वी में वो चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है। चित्तौड़गढ़ वही चित्तौड़गढ़ जो राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की कहानी जिस चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हुई है, इसमें भी वह कई महीनों तक उस चित्तौड़गढ़ के पीछे पड़ा रहता है और उस रेगिस्तान में 6-6 महीने तक वो यूं ही डेरा डाले बैठा रहा और सही मौके की तलाश में था वो, और अंत में उसे वो मौका मिला और वह राजा रतन सिंह को हराने में कामयाब हो गया। इसकी कहानी बहुत लंबी है। आज हमारा टॉपिक यही है कि कोहिनूर मिलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की क्या दशा हुई। अभी तक जो अलाउद्दीन खिलजी हर जगह जीत हासिल कर रहा था, कोहिनूर मिलने के बाद उसकी क्या दशा होती है, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तब इसने गुजरात जीत लिया। इसने गुजरात जीतकर मलिक काफूर को हासिल किया। फिर रणथंभौर इसने जीत ली, जो कि राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। राजा हमीर देव की हत्या कर दी गई। फिर वो 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर भी हमला करता है और राजा रतन सिंह को हरा देता है, मार देता है, और यहाँ तक कि रानी पद्मावती को भी सती होना पड़ जाता है। इन चीज़ों के बाद उनका अलाउद्दीन खिलजी का उत्साह बढ़ता ही जाता है। वह दक्षिण भारत की ओर मध्य भारत की ओर मुड़ता है। मालवा और मांडू पर वो युद्ध करता है। मालवा और मांडू उस समय एक राज्य हुआ करता था क्षेत्र। 1305 ईस्वी में वह मध्य भारत पर फिर से हमला करता है और परमार राजा महलक देव पर हमला कर देता है। परमार राजा महलक देव उस समय मध्य भारत के मजबूत शासक हुआ करते थे, उसको भी वो हरा देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह युद्ध जीतता ही जा रहा था। फिर वो दक्षिण भारत की ओर मुड़ता है। अब यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू होती है। होता क्या है, वह युद्ध तो जीत जाता है, दक्षिण भारत जाता है और वारंगल पर हमला करता है। वारंगल पर हमला जो है कि 1309 और 1310 ईस्वी में करता है वो, और राजा प्रताप रुद्र देव को वो हराता है। और वो अपने वहाँ पर वारंगल में उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था और हर जगह मलिक काफूर ही जाता था, और वो उसको उस सेना ने राजा प्रताप रुद्रदेव की सेना को हरा दिया और बदले में वो संधि कर देता है राजा प्रताप रुद्रदेव और उसे कोहिनूर हीरा देता है और वो बहुत सारी धन दौलत देता है। और अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापति मलिक काफूर का यही उद्देश्य होता था कि जितने भी धनी और संपन्न राज्य हैं उन पर चढ़ाई कर उनके धन को लूट लिया जाए और उसको अपने अधीन कर लिया जाए, ताकि वो फिर से कभी सिर ना उठा सके और उसके खुद का साम्राज्य मजबूत हो और उसके सेना सुदृढ़ हो। धन की लूट जरूरी थी, क्योंकि सेना को संभालने के लिए धन आवश्यक होता था। ठीक इसी प्रकार उसने यही किया और राजा प्रताप रुद्रदेव को हराकर उसने वो कोहिनूर हीरा ले लिया और वो अपने साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी के पास जमा हो गया, उसके भंडार में। फिर
फिर अब इससे और भी उत्साह बढ़ता ही जाता है, इससे और भी उत्साह बढ़ता ही जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और वह दक्षिण भारत में और भी ज़्यादा डीप जाता है। तमिलनाडु पर वो आक्रमण करता है और होयसला राजा वीर बल्लाल तृतीय को वो हमला में करके वो हराता है। होयसला राजा वीर बल्लाल तृतीय दक्षिण भारत था, पहाड़ी एरिया था, लेकिन युद्ध होता है, लेकिन मलिक काफूर की जो नीति थी, रणनीति, उसके आगे होयसला राजा नहीं टिक पाता और वो मैदान छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि ये तेज गति से हमला करता था, घुड़सवार से हमला करता था मलिक काफूर, और इसके तीरंदाज सैनिक होते थे। क्योंकि इसे अनुभव था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब मंगोलों को हरा चुकी थी तो और लोगों का कहना ही क्या। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ही सुदृढ़ थी। इसी तरह आगे चलकर होयसला राजा जो वीर बल्लाल तृतीय था वो जंगल में भाग जाता है और उसको खोजना मुश्किल हो जाता है और वो छोड़ दिया जाता है। और फिर वहाँ पांड्य साम्राज्य के राजा सुंदर पांड्य को हरा देता है और मदुरै के सोना चांदी के अपार खजाने को लूटता है। और इस प्रकार पहली बार दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत में मजबूत हो पाती है और उसका सीधा शासन वहाँ तक प्रभाव में आता है। इस प्रकार से फिर से वो 1313 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया जाता है, इसलिए क्योंकि देवगिरी पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। राजा रामचंद्र को हराया था और संधि की थी, लेकिन जब राजा रामचंद्र की मृत्यु होती है तो उसका बेटा शंकरदेव फिर से विद्रोह कर देता है और उसी विद्रोह को दबाने के लिए मलिक काफूर को भेजा जाता है और मलिक काफूर उस विद्रोह को दबा देता है और शंकरदेव की हत्या कर दी जाती है। शंकरदेव को मार दिया जाता है और देवगिरी को पूरी तरह, पहले तो संधि के तहत, कर टैक्स के तहत वो चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह देवगिरी को दिल्ली शासन के अंतर्गत मिला लिया जाता है। जब उसको कोहिनूर मिला था 1316 में, तो वह 1316 में बीमार पड़ गया अलाउद्दीन खिलजी। वारंगल पर उसने 1310 तक में आक्रमण किया था और वारंगल से ही उसे कोहिनूर हीरा मिला था। अब क्या होता है कि वारंगल 1310 में वो अब 1316 में वो बीमार पड़ जाता है 6 साल के अंदर ही, और जब से उसे वो हीरा मिला तब से ही वो बीमार पड़ना शुरू हो चुका था और धीरे धीरे 1316 में वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो गया। और इसी दौरान जब से उसके पास ये वारंगल से ये सारा धन दौलत और कोहिनूर हीरा आया, तब से उसके दरबार में षड्यंत्र होना चालू हो गया। सब लोग दरबारी लोग आपस में षड्यंत्र कर रहे थे कि मैं राजा बनूं तो मैं राजा बनूं, मैं बादशाह बनूं तो मैं बादशाह बनूं। इसी कड़ी में उसमें सबसे टॉप पर तो मलिक काफूर ही था, क्योंकि वो उसका खास गुलाम था और सेनापति भी होने के कारण सारी शक्तियाँ मलिक काफूर में थी। और मलिक काफूर बड़ी ही चतुराई से अलाउद्दीन खिलजी को धीरे धीरे शासन से हटाने लग गया। उसे धीमा जहर दिया जाने लगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे बीमार पड़कर एक कहते हैं कि उसे जहर देकर मलिक काफूर ने मार दिया। और मलिक काफूर ने उसके बेटों को बंदी बना लिया अलाउद्दीन खिलजी के। उनके बेटे थे खिज्र खां, शहाबुद्दीन और मुबारक शाह, और कहा जाता है कि इसमें से खिज्र खां को उसने अंधा कर दिया मारकर, और दोनों बेटों को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया। तीनों बेटों को अपने कब्जे में कर लिया, जो उसके युवराज होने के जो अगला शासन संभालते। ये तीनों बेटे ही राजा बन सकते थे राजवंश के नियम के अनुसार। तो उसने मलिक काफूर ने तीनों को कैद करके जेल में डाल दिया, और एक खिज्र खां जो सबसे बड़ा था और वो शासक बन सकता था, उसकी आंखें फोड़ दी गई और अंधा कर दिया गया उसे, और वो खुद सत्ता हथिया लेता है मलिक काफूर और वो सुल्तान बन जाता है। और इसके कुछ ही दिनों बाद दरबारी लोग भी बहुत गुस्सा थे मलिक काफूर से, क्योंकि एक गुलाम कैसे बादशाह बन सकता था, और वो भी हिजरा था वो।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी दरबारियों ने मिलजुल कर सबने मिलकर मीटिंग करके उस मलिक काफिर को महल में ही घेर कर मार दिया और महल में ही गाड़ दिया। इस तरह से घटनाक्रम चलता रहा। और फिर क्या, उसका खिजर खां को तो उसने अंधा बना कर मार दिया था, और साहबुद्दीन और मुबारक शाह अभी जेल में ही था, उसे मारा नहीं गया था। तो उसमें से मुबारक शाह को वो सत्ता दे दी जाती है। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, बादशाह के वंश का ही कोई होना चाहिए, तो उसके बेटे मुबारक शाह को सत्ता दे दी गई सभी मंत्री परिषदों द्वारा। और लेकिन मुबारक शाह ने अपने भाई की हत्या करवा दी और वो साहबुद्दीन की हत्या करवा दी, और मुबारक शाह खुद बादशाह बन बैठा। और वो लेकिन अय्यास किस्म का आदमी था और वो अय्यासी करता था, और वह अय्यास निकल गया। और 1320 में उसके ही प्रधानमंत्री खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी। और खुसरो खान ने सत्ता संभाली तो ज़्यादा दिन नहीं रह सका, और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में खुसरो खान को भी वो मार दिया। इस तरह से खिलजी वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। और ऐसा माना जाता है कि उसी हीरे के कारण उसका सबसे वफादार जो गुलाम था मलिक काफूर, वो उसके विरोध में हो गया। तो माना जाता है कि वो हीरा आपस में दरार पैदा करता है, आदमी के सोच में गड़बड़ी पैदा करता है, लोग गलत निर्णय लेने लगते हैं, संबंधों में फ़र्क पड़ने लगता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतनी अकूत दौलत जिस मलिक काफूर ने उसके लिए ज़िंदगी भर सेवा की, और उसी मलिक काफूर ने लास्ट में जाकर उसे जहर देकर मार दिया, और मलिक काफूर भी नहीं बचा, मलिक काफूर भी मर गया। अर्थात लास्ट में जाकर वो पूरी तरह ही ख़त्म हो गया। अभी तक की जो हमने कहानी अलाउद्दीन खिलजी की देखी, इसमें हमने देखा कि वो कितना शानदार शुरुआत करता है अलाउद्दीन खिलजी, और कितनी शानदार तरीके से हर जगह वो जीतता है। लेकिन एक जो छोटी गलती के कारण, वो उस हीरे के कारण उसका साम्राज्य का सर्वनाश हो जाता है। और जब से वो हीरा उसके खजाने में आया, तब से वो बर्बाद होना शुरू हो चुका था। वो बीमार होने लगा, उसके दरबारी लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, और मलिक काफूर जो उसका खास था, वफादार था, उसके विरोध में हो गया, और उसी ने उसे जहर देकर मार दिया। और इस तरह से इस कहानी को हम कोहिनूर हीरे के श्राप से जोड़कर देखते हैं। धन्यवाद।